जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। दिल्ली के ऐतिहासिक धरना स्थल जंतर मंतर पर याद किए गए पेरियार, वही पेरियार जिन्होंने की थी सच्ची रामायण की रचना, वही इरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार जिन्हें ईवी रामास्वामी पेरियार के नाम से जाना जाता है, वही पेरियार जिन्होंने जातिवाद व गैर बराबरी वाले हिंदुत्व का किया था विरोध, वही पेरियार जिनका उद्देश्य अंधविश्वास पाखंडवाद पर करारी चोट मारते हुए बहुजन समाज का विकास और उत्थान था। 17 सितंबर 1879 को इरोड तमिलनाडु में जन्मे पेरियार तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता थे जो दलित शोषित व गरीबों के उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहे। उनका 94 साल की उम्र में 24 दिसंबर 1973 को वेलोर तमिलनाडु में निर्वाण हुआ। उन्हीं समाज सुधारक रामास्वामी पेरियार की जयंती पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन, दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले महासभा के तत्वाधान में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में नेशनल दस्तक के शंभू कुमार सिंह, विद्या गौतम, बोल 85 यूट्यूब चैनल के राहुल नागपाल, निर्देश दीदी नीलम बौद्ध समेत कई लोगों ने रखे अपने ओजस्वी विचार। प्रमुख मुद्दे रहे जातिगत जनगणना, वन नेशन, वन एजुकेशन, संविधान सुरक्षा, गांव से शराब के ठेके हटाए जाने की मांग, 5 किलो राशन नहीं, बड़े बड़े भाषण नहीं, 5 एकड़ जमीन चाहिए, भीख नहीं भागीदारी, देश की हर ईंट में हिस्सेदारी। देखिए कार्यक्रम की खास रिपोर्ट। देखिए इस अवसर पर क्या बोली बहुजन शेरनी नीलम बौद्ध। नहीं साथियों, आपसे ज्यादा तो मेरी आवाज है। आपकी आवाज में इतना दम होना चाहिए कि संसद में बैठे तमाम लोगों की कानों में कौन सुनाई दे और उन्हें पता चले कि आज जंतर मंतर की धरती पर बाबा साहब के अनुयायी बैठे हैं, पेरियार के अनुयायी बैठे हैं। तो एक बार जोरदार बुलंद आवाज में जय भीम। बहुत खूब। जब जब जय भीम की बात आती है, जब जब जय भीम का नारा गूंजता है तो दिल में क्रांति उत्पन्न होती है, एक विचार उत्पन्न होता है और कहीं ना कहीं इस समाज की बहन बेटियों जैसे, इन भाइयों जैसे तमाम योद्धा इस देश में पैदा होते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उन महान सूरवीरों की संतान हूँ जिन सूरवीरों ने इस देश के लिए, खासकर इस बहुजन समाज के लिए, उन मनोवादी लोगों से लोहा लेकर आपके लिए एक ऐसा संविधान लिखा जिस संविधान के माध्यम से आज मुझे संसद के पास में गरजने का मौका मिल रहा है। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि जागो उठो खड़ी हो जाओ, अरे जागो उठो खड़ी हो जाओ, चाहे अपने शीश कटाओ, अरे किसी और के लिए नहीं, अरे किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए और अपनी आने वाली संतानों के लिए इन मनुवादियों को धूल चटाओ, इन मनुवादियों को धूल चटाओ। साथियों, आज हम जिस तरह से अपने हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, आखिर ये हक अधिकार कौन से हैं और कौन है वो लोग जो इन हक अधिकारों को छीन रहे हैं? आप सबको पता है, चंद मुट्ठी भर लोग कहीं ना कहीं इस देश के 85% अवाम है उस पर अगर शासन कर रहे हैं या शासन कर रहे हैं तो उसका दोषी कौन है? क्या वो लोग हैं या हम लोग हैं? कभी सवाल किया है अपने अपने आप से? मुट्ठी भर लोग अगर आपके ऊपर शोषण कर रहे हैं
करते हो, क्योंकि साथियों जिस तरह से पेरियार जी ने लगातार पाखंडवाद, रूढ़िवाद, अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और साफ साफ उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है, और जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं मैं उन्हें मूर्ख मानता हूं, और जो लोग ईश्वर प्रचार करते हैं वो धूर्त है, पापी है, दुराचारी है। तो इसलिए मेरे समाज के लोगों, उन रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलो, उस अंधविश्वास से बाहर निकलो, उन पाखंडवाद की जंजीरों को तोड़कर अपने लिए आजादी के स्वतंत्र द्वार खोलो और संविधान के तहत अपने जीवन को जीने का एक मुकाम हासिल करो। क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं, तमाम वक्ताओं ने बात की कि संविधान खतरे में है। अरे भाई, संविधान खतरे में है तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम 85% होने के बावजूद भी उस संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे। तो लानत है हमें ऐसी जिंदगी पर, लानत है हमें बाबा साहब के अनुयायी होने पर, लानत है हमें पेरियार जी के अनुयायी होने पर। मैं यहाँ पर एक बात कहूंगी, शायद बहुत सारे लोगों को कड़वी लग जाए। साथियों, अनुयायी और भगत में बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ ट्रेंड बन गया है। हमने नीले पटके गले डाल लिए हैं, मूंछों पे ताव लगा लिया है, नीली पटकड़ियां बांध ली हैं और हम मंचों से जय भीम के बड़े बड़े नारे लगाते हैं। लेकिन कभी उस जय भीम की विचारधारा को हम समझने का काम करते हैं? शायद नहीं, शायद नहीं। अगर समझते तो मैं सही मायने में कह भी सकती हूँ कि जिस दिन इस बहुजन समाज के लोगों ने अपने महान पुरुषों की विचारधारा को पढ़ लिया, उसको जान लिया, उसको मनोसात कर लिया और उसको जन जन तक प्रचारित और प्रसारित कर लिया, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके हाथ में इस देश की सत्ता होगी और आप इस देश के हुक्मरान बनेंगे। लेकिन जरूरत है आज हमें संगठित होने की, क्योंकि बाबा साहब ने इस समाज के लिए, देश के लिए 3 मूल मंत्र दिए। लेकिन क्या सही मायने में उन 3 मूल मंत्रों पर हम काम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन बाबा साहब के ये 3 नारे साथियों अगर इंग्लिश में देखे और उनका हिंदी में मैं अनुवाद करूं तो बाबा साहब ने साफ साफ निर्देश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित करो। ये कब हो पाएगा? जब हम सही रूप से अपने बहुजन महान पुरुषों की विचारधारा को पढ़ेंगे। लेकिन आज हम अपने महान पुरुषों की विचारधारा को नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ खाली उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके नारे लगा रहे हैं, उनके नाम के बड़े बड़े मंच सजा रहे हैं। लेकिन सही मायने में धरातल पर जाकर जो काम हम लोगों को करना चाहिए शायद नहीं कर रहे हैं। मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ उसमें, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, क्योंकि आज बहुत सारी कमियां हैं हम में। हम दूसरों की तरफ तो उंगलियां उठा लेते हैं, लेकिन कभी भी अपने गलेवान में झांकने का काम नहीं करते। और जिस दिन हमने ये काम शुरू कर दिया ना, मैं फिर दोबारा से कह रही हूँ कि आप इस देश की सत्ता पर राज करेंगे। लेकिन साथियों, जो अन्याय होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर भक्त की डेफिनेशन दी कि वो जय जयकार करता है, फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, हर साल उनकी जयंतियां मना लेता है और फिर उसके बाद घर में जाकर आराम से सो जाता है। लेकिन जो अनुयायी होता है, अनुयायी में देखिए कितना बड़ा फर्क होता है। अनुयायी भी बाबा साहब की और महान पुरुषों की जयंतियां मनाता है, उनके संघर्षों को समझता है, उनकी विचारधारा को मनोसात करता है। लेकिन वो कभी भी घर में जाकर नहीं सोता भक्तों की तरह, बल्कि वो रात दिन जमीन पे जाकर, समाज के बीच में जाकर समाज के लोगों को जगाने का काम करता है। और यही काम लगातार मेरे समाज की तमाम बहन बेटियां कर रही हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है और कितनी जागरूक है। और आज यहाँ पर मुझे देखकर बहुत खुशी हुई और मैं गारंटी से कहती हूँ अगर बाबा साहब आज जिंदा होते तो शायद इस नारी शक्ति को देखकर वो गदगद हो गए होते। क्योंकि आज कहीं ना कहीं मेरे समाज की बहन बेटियां मिशन मूवमेंट में निकलकर आगे बढ़ रही है और उस कारवा को संभाल के रख के लेके आगे तक ले जा रही है। क्योंकि साथियों अक्सर हमने देखा है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन समाज के साथ साथ देश की महिलाएं भी पाखंडवाद, रूढ़िवाद और न जाने कितनी परंपराओं में फंसी हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं पेरियार जी के साथ कुछ घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि आज उनकी जयंती भी हम यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। साथियों, बात उस समय की है जब तमिलनाडु में एक ब्राह्मण राज्यपाल को नियुक्त किया गया। क्योंकि जिस तरह से पेरियार जी लगातार ब्राह्मणवाद पर प्रहार कर रहे थे, लगातार पाखंडवाद पर प्रहार कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया और वहां पर अपने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि
डालकर आग लगा देना, और जब कोई घर से बाहर निकले तो उस पर चारों को छुरी से वार करके उसको जिंदा मत छोड़ना। साथ ही जितना विरोध पेरियार जी ने उस समय किया, उससे कहीं ज्यादा विरोध नेहरू जी का उन ब्राह्मणवादी लोगों ने किया। और उन्होंने साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2 घंटे में पूरा का पूरा डिसीजन चेंज करा दिया और नेहरू जी को निर्णय लेना पड़ा कि जो ब्राह्मणवादी राज्यपाल था उसको वहां से हटा दिया गया। तो ये ताकत थी हमारे महान पुरुषों की। तो आज मेरे समाज की बहन बेटियों को घर की 4 दीवारी से निकलने की जरूरत है। और आज मैं कहती हूँ हमारी लड़ाई कलम की है, क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने हमें कलम थमाई। बाबा साहब फूले पेरियार, इन सब ने हमें कलम दी। लेकिन जिस तरह से अगर मैं पेरियार जी की बात करूं तो साथियों उन्होंने जूतों से स्वागत किया, उन्होंने जूतों से स्वागत किया। और एक घटना का जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि आजकल देश में जो सिनेरियो बना हुआ है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं आज बहुत सारी चीजें ऐसी लादी जा रही हैं जिनका इस देश के लोगों से कोई भी सरोकार नहीं है। आज विज्ञान पर पाखंडवाद को हावी किया जा रहा है। अभी सुबह सुबह जिस तरह आपने देखा, एक मंच सजा था और वहां पर साफ साफ लिखा था कि एक व्यक्ति की गर्दन काटने पर इतने करोड़ रुपए का इनाम। आखिर चल क्या रहा है भारत देश में कि दिन दहाड़े भगवाधारी लोग जिन्होंने की भगवा संस्कृति को भी बदनाम कर दिया है, वो दिन दहाड़े करोड़ों रुपए का इनाम रख देते हैं गर्दन काटने पर। अब सोचिए ये ताकत आती कहाँ से है इन लोगों को, ये ताकत आती कहाँ से है, ये हिम्मत आती कहाँ से है? क्योंकि हम चीजों को समझ नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग और प्रशासन में बैठे हुए लोग इनके हाथों की भी कठपुतली बने हुए हैं। क्योंकि जो लोग आज लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर ये भारत हिंदू राष्ट्र होता है ना, तो ना मैं यहाँ पर बोल पाऊंगी, ना आप यहाँ पर बैठकर मेरे विचार सुन पाएंगे। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खड़े हो जाओ। ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, ये लड़ाई और आजादी की लड़ाई है। क्योंकि 1947 में हम अंग्रेजों से आजाद हुए, 1947 में हम अंग्रेजों से आजाद हुए। 75 साल होने पर जिस तरह से भारत की सरकार ने अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जिस देश में हमारे बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो जाता हो, जिस देश में रोजगार के लिए युवा सड़कों पर भटकता हो, जिस देश में महिला पेंशन के लिए भटकती हो, जिस देश में 19 लाख प्रतिदिन लोग भूख से सोते हो और जिस देश में 3000 से ज्यादा बच्चे भूख से मरते हो, तो क्या वहाँ पर आजादी के अमृत महोत्सव मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? आप खुद जवाब दीजिए। क्योंकि सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं, बड़े बड़े जुमले फेंकती हैं, लेकिन हमारी क्या भूमिका है? आज हम किस तरह से उस दिशा में काम कर रहे हैं? और बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि साथियों, आपकी हर समस्या का समाधान संसद के अंदर है और आपको संसद के दरवाजे के अंदर घुसना है, उस ताले को खोलना है। लेकिन इसी के साथ साथ में बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए आपको अपनी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी। और वो कौन सी गैर राजनीतिक जड़ें हैं? आज ना तो हमारे धार्मिक आंदोलन है, ना आज हमारे सामाजिक आंदोलन है। मैंने तमाम ऐसे धार्मिक आंदोलन देखे हैं, चाहे लखनऊ की बात करूं, गोरखपुर की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, गुजरात की बात करूं, राजस्थान की बात, वहां से भीड़ भरकर वहां बुला ली जाती है, वहां से भरकर वहां बुला ली जाती है। तो क्या हम ऐसे सांस्कृतिक परिवर्तन कर पाएंगे? हम भले कहने के लिए बोध हो गए, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, आज भी कहीं ना कहीं उसमें हिंदू धर्म का पुट हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर मेरी तमाम बहनें बैठी हैं, एक बार आप खुद अपने तरफ देखिए, सबने मांग में सिंदूर लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? मांग में सिंदूर लगाया हुआ है। ये कौन सी संस्कृति का प्रतीक है? बताइए मुझे, ये कौन सी संस्कृति का प्रतीक है? गले में मंगलसूत्र है, ये कौन सी संस्कृति का प्रतीक है? कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, अगर सही रूप में, सही तरीके से आपको अपने मोहन महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, न तो उनके विचारों को मनोसात कीजिए, मनोसात करके उनको जन जन तक प्रचारित कीजिए और प्रसारित कीजिए, तभी हम अपने महान पुरुषों के सपने को साकार कर पाएंगे। और ये थी नीलम बौद्ध। देखिए इस अवसर पर क्या बोली राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले महासभा की अध्यक्ष निर्देश सिंह। आज इस आंदोलन में पहुंचे ये सभी लोग
अंबेडकर और पेरियार के बेटा बेटी हैं। ये उस विरासत को बचाने आए हैं जिस विरासत को बनाकर हमारे महापुरुष गए। हमारे महापुरुषों ने किसी के साथ अत्याचार नहीं किया, उन्होंने जिनके साथ अत्याचार हो रहा था उनके साथ न्याय कर दिया। इस वजह से इस देश के वो लोग जो 2 रुपए का धागा अपनी कमर में बांध कर कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी सर्वश्रेष्ठता को जूते की नोक पे रख दिया। आज इस आंदोलन में पहुंचे मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। नाम नहीं ले सकती, अगर एक का नाम लूंगी तो ये सब नाराज होंगे और नाम की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। आप यहाँ से समझना कि मैं एक एक का नाम ले रही हूँ, जितने यहाँ पर खड़े हैं और जो इतने यहाँ से जा चुके हैं, एक एक का नाम ले रही हूँ मैं यहाँ से। उन सब के लिए जो यहाँ पहुंचे और जिन्होंने बिना पहुंचे भी बहुत बड़े बड़े समर्थन और सहयोग भेजे, उन सबका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और अगले आंदोलन के लिए आप सबको चेताती हूँ, चेतावनी देती हूँ कि जाके सोना मत, अभी पहली लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, सोना नहीं है। ना मैं सोऊंगी और ना मैं तुम्हें सोने दूंगी, ना मैं डरूंगी और ना मैं तुम्हें डरने दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। इस आंदोलन निर्देश सिंह तुम संघर्ष करो, निर्देश सिंह तुम संघर्ष करो। थैंक यू। इस मंच पर जितने अतिथि उपस्थित थे, ये वो अतिथि नहीं थे, ये वो अतिथि थे जिन्होंने गांव-गांव जाकर, ये वो सारे अतिथि हैं जो एक रात पहले गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रहे थे हम आपके मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो अतिथि नहीं है कॉलर संभाल कर आगे कहीं दूर से गाड़ी में बैठकर, ये सारे वो जमीनी अतिथि थे जिन्होंने इस देश के दर्द को अपना दर्द मानकर रातों की नींद खोई है। तो मैं इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इस आंदोलन की नींव बताती हूँ कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे जन्मा। 7 फरवरी 2023 को अंबेडकर भवन दिल्ली में हमने 100 पावरफुल वुमेन्स, बहुजन वुमेन्स का एक आंदोलन किया और अंबेडकर भवन में जब हमने इसका आगाज किया तो हमने वहां से ये डेट फिक्स कर दी थी कि ठीक 9 महीने बाद, फरवरी से सितंबर में ठीक 9 महीने बाद, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, 9 माह अपने गर्भ में धारण करती है और ठीक 9 माह बाद उसको जन्म देकर लालन पालन करती है और इस दुनिया में लाती है, वैसे ही आप इस आंदोलन को सोच रहे होंगे कि कल का आंदोलन है। नहीं, इसकी नींव 9 माह पहले अंबेडकर भवन 7 फरवरी 2023 को डाल दी गई थी, इसी दिल्ली की जमीनों पर। आज इस आंदोलन का वो बच्चा जन्मा है आज के आंदोलन के रूप में और मुझे खुशी है कि हम सब ने अपने दर्द और पीड़ा से इस आंदोलन जैसे बच्चे को जन्म दे दिया है। जिस तरह हम अपने बच्चे को लालन पालन करते हैं, जिस तरह हम अपने बच्चे की दवाई करते हैं, खर्चा करते हैं, पैसा लगाते हैं, ऐसे ही इस देश के हर उस व्यक्ति को मैं कह देना चाहती हूँ जो भूमिहीन है, जो सताया गया है, जिस पे जातिवाद की तलवार चली है, जो हमेशा नोक पर रखा गया है, जो हमेशा सामंतियों का शिकार रहा है, उनसे कह देना चाहती हूँ एक आंदोलन के रूप में एक छोटा बच्चा आज इस देश की राजधानी से इन महिलाओं ने अपने आंदोलन से सफल करके आपको यहाँ से दे दिया है। अब परवरिश करना आपकी बात है, आपकी बारी है। मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगी, हर दिन इन 2 मुद्दों को लेकर गांव-गांव जाऊंगी, देहात में खड़ा सबसे लास्ट का आदमी उसको समझाऊंगी, उसको लेकर आऊंगी। और ये काम करने वाली मैं अकेली नहीं, मेरे साथ इस काम को करने वाले लगभग कई हजार लोग हैं जिन्होंने इस मेहनत को करके ये साबित कर दिया कि हम सबका सपना इस समाज के लिए सपना है। हमारा सपना वो नहीं है कि हम कहें भैया हिंदू राष्ट्र बना लो, लेकिन सारा संविधान का जो लाभ है वो हम खा भी जाए और जिनके लिए संविधान बना था, कमजोरों के लिए, जब वो अपने संविधान अपने अधिकारों की बात करे तो कह दे भावना हाथ हो गई, मेरी भावना हाथ हो गई, मेरी भावना तो जमीन पर बिलबिला गई, मेरी जमीन पर भावना गिर गई। अरे भावना गिर जाती है, वो भावना हाथ गैंग इसी दिल्ली के अंदर सर तन से जुदा कर दो जैसा नारा लगा
बुलाकर 10 करोड़ का इनाम देती है। अरे शर्म नहीं आती उन लोगों को? इस देश के अंदर ऐसे ऐसे नारे देकर इस देश की भाईचारा और एकता को तोड़ा जाता है। हम इस देश की एकता बनाने निकले हैं। हम इस देश के लाइन में खड़े सबसे पीछे व्यक्ति, दबे कुचले शोषित वंचित और दलित औरतों की लड़ाई लड़ने निकले हैं। अगर समाज को देश को लगता है ये लड़ाई उनकी है तो हमारे साथ आइए, इस लड़ाई को मजबूत करिए। ये पहला आंदोलन इस देश के अंदर हमने जमीन को और शिक्षा को लेकर नहीं किया है, इससे पहले भी आंदोलन होते रहे हैं। इसके निराला जी गोरखपुर में कर रहे हैं, विद्या गौतम जी ने न्यू में किया था। इन आंदोलनों को हम अब राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए कमर कस चुके हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगी कि संगठनों की लड़ाई छोड़ दो, अपने नाम की लड़ाई छोड़ दो, अपने चेहरे की लड़ाई छोड़ दो, मुद्दों की लड़ाई लड़ो। मुद्दों की, जब मुद्दों की लड़ाई लड़ोगे तो आपकी जीत हासिल होने लगेगी। केवल दुश्मन की बुराई करने से आप नहीं जीत हासिल कर सकते, आपको दुश्मन से अच्छी चीजें सीखनी भी पड़ेंगी और अपनी बुराइयां खत्म भी करनी पड़ेंगी। हमारे अंदर जो अनेकता का भाव है, हम दूसरे का महिमा मंडन कर लेते हैं लेकिन अपने भाई के साथ भाईचारा निभाते हुए डरते हैं। हम दूसरे को हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ा देते हैं लेकिन अपने का हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाते हुए डरते हैं कहीं ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए। नहीं, जब हम किसी को ऊपर बढ़ाते हैं तो हम भी ऊपर बढ़ते हैं। जब किसी को नीचे धक्का मारते हैं हमें भी झुकना पड़ता है। जितना किसी को झुकाएंगे इतना झुकना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ मेरे समाज के लोगों, है मेरे समाज के वो गुमराह लोगों जो दुश्मन ने आपके बीच में इतनी दुश्मनी पैदा कर दी है, भाई भाई में नफरत पैदा कर दी है, पति पत्नी में दीवारें खिंच गई है, एक अम्बेड करवा दी है तो पत्नी मनुवादी है। ऐसे लोगों से भी कह देना चाहती हूँ ये सरहदें काट दो। इस सरहदों को खत्म करने के लिए एक ही विचार है, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखित संविधान, उसको पढ़ना शुरू कर दो। गीता भागवत हमने बहुत पढ़ी, इससे हमें कुछ नहीं मिला। हमारे पुरखों के शरीर पर चिथड़े होते थे, जब से संविधान आया है आज हम कॉलर ऊंचा करके अपने हाथ की ये सलवटें ऊंची करते संविधान की बदौलत है। इसको बचाने का काम करो। इस समाज की जितनी महिलाएं यहाँ आई हैं, ये महिलाएं किसी की प्रायोजित भीड़ नहीं है, ये अपनी रोटी बांध के लाई हैं, अपने घर से पानी लाई हैं। ये वो लोग हैं जो अपना 10-10 रुपया गांठ का किराया खर्च करके यहाँ तक पहुंची हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने जैसे अपने बच्चों के लिए फीस जमा करती हैं वैसे इन्होंने आज इस आंदोलन के लिए पैसा जमा किया था। और मैं इनसे ये आश्वासन नहीं पूरा विश्वास दिलाती हूँ अगर इसी तरह से आप लड़ाई लड़ती रही तो अगला आंदोलन हम बहुत मजबूत करेंगे। और मैं वादा दिलाती हूँ अगली बार जब आंदोलन होगा तो निर्देश अपनी मांगे पूरी करवा कर ही दिल्ली से हटेगी। हम केवल भाषण देने या कानों को सुख पहुंचाने या दिल को सुख पहुंचाने नहीं पहुंचे हैं, हम मुद्दों को मजबूती से हासिल करने के लिए पहुंचे हैं। और ये मुद्दा हासिल तब होगा जब हम जिद्दी बनेंगे। पागलों का इलाज हो सकता है, पागलों का इलाज हो सकता है साथियों। पागल बहुत है इस देश में, पागल खाने में भेज देंगे, लेकिन जिद्दी लोगों का कोई इलाज नहीं होता। और निर्देश जिद्दी है आपके अधिकारों को दिलवाने के लिए। और ये जिद है मेरी, ये पहली बार आंदोलन ऐसा हुआ है जिसमें लगभग कई हजारों लोग जो हैं, हर किसी का कहीं ना कोई संगठन है, संगठन का गमन छोड़कर जब लोग यहाँ बैठे हैं तो ये मुझे देखकर खुशी हो रही है। ये खुशी हो रही है कि महिला का नेतृत्व इस समाज के अंदर आप तक हमने ऐसी ऐसी औरतों का नेतृत्व स्वीकार किया, उनकी तस्वीरें लगाई घर में, जिन्होंने हमारे राजाओं को छल कपट से दारू पिला के और अपना सुंदर सुंदर वो दिखा करके उनको छल लिया और उनको हत्याएं कर दी। ऐसी औरतों को हमने देवी देवता माना। आज मेरे समाज के लोग अपने मुद्दों को, अपने देवी देवताओं को मानने के लिए यहाँ बैठे हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। आप इसमें देखेंगे सावित्रीबाई फुले देश की प्रथम महिला शिक्षिका और उनके साथ फातिमा शेख जिन्होंने उनका साथ दिया, पेरियार ईवी रामासामी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो कौन नहीं जानता। ये लोग इस देश के वो धरोहर हैं जिन्होंने इस देश को सुधारने, संवारने, सुंदर बनाने, खूबसूरत बनाने और इस देश को विश्व स्तर पर पहचान पहुंचाने के लिए इस देश के अंदर न्यायवादी संविधान दिया। आज वो कीड़े, क्या कहो उनको, वो बिलबिला रहे हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने असमानता का एंटीडोट संविधान में लिख दिया। बाबा साहब ने क्रूरता और हमारे अत्याचार शोषण का जो एंटीडोट था वो संविधान में लिख दिया। इस वजह से वो नाराज हैं। संविधान से हमारी सुरक्षा है और हमें संविधान बचाना होगा। आखिर में मैं कहना चाहूंगी मेरे साथ में मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाले जो हमेशा पर्दे के पीछे रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने कहा मुझे नाम मत लेना, लेकिन मैं उनको भी आभार व्यक्त करूंगी। हे मेरे साथियों, हे बहुजन समाज के वो लोगों जिन्होंने एक छोटी सी एक आम लड़की को एक फायर ब्रांड बनाने का काम किया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम मुझे 1-1 रुपया देते रहो और वादा एक और करती हूँ जिस दिन अपने घर से 1-1 व्यक्ति देते रहोगे मिशन के लिए, तुम्हारी हर लड़ाई में जीत के दिखा दूंगी। सिर्फ 1 व्यक्ति और 1 रुपया मुझे चाहिए। फिर देखो
कि ये लड़ाई हम कहां तक लेकर जाते हैं। जिद्दी हूँ, पागल नहीं हूँ, पागलों का इलाज हो सकता है, फिर कह रही हूँ जिद्दी हूँ, पागल नहीं हूँ, पागलों का इलाज हो सकता है, पागलपन से ज्यादा ऊपर उठ चुकी हूँ। तो ये जिद है कि ये विकास दिलवाकर ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए अगली बार मुझे अनिश्चितकालीन धरने पर क्यों ना बैठना पड़े, हम बैठेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग उसी समय ऐसे ही साथ देने के लिए आएंगे। क्या आप साथ देने के लिए आएंगे? हाथ ऊपर उठा के, दोनों हाथ ऊपर उठा के बताएं, क्या सारे लोग साथ देने के लिए आएंगे? क्या हम जमीनों के हकदार हैं? जो जमीन सरकारी है, अरे जो जमीन सरकारी है, हमें बदनाम किया जाता है कि देखो डॉक्टर अम्बेडकर ने इधर उंगली दिखा दी और जमीन तुम्हारी है। आज तक हमें जमीन ही नहीं मिली। हमारे तो मकान बनाने को जमीन नहीं है, खेत जोतने को जमीन नहीं है, भैंस चराने को जमीन नहीं है, भैंसों के लिए चारा उगाने को जमीन नहीं है। दूसरे के खेत में हमारी बहन बेटियां जाती है, उनके साथ शोषण होता है। दूसरे के खेत में हमारे लोग मजदूरी करते, उनके साथ उनसे बेगारी कराई जाती है। क्या हम इस देश के बासिंदे होकर के इस देश पर हमारा कोई हक नहीं है? केवल हम इस देश में हाथ फैलाकर भीख मांगते रहे? शिक्षा के मामले में इस देश के अंदर सबसे ज्यादा शोषण हमारे लोगों का हो रहा है। जो इस देश के अंदर वोट % ज्यादा है, जिसकी संख्या ज्यादा है, जो तुम्हारे मंदिरों में घंटा बजाकर दुनिया भर का करोड़ों रुपया दान देता है, जो तुम्हारे यहाँ वोट देकर के तुम्हें नेता बनाता है, जो तुम्हारी कंपनियों, फैक्ट्रियों, सड़कों और ये भवनों बनाने में अपना श्रम देता है, उस व्यक्ति का, उस समाज का, उस लोगों का तुमने जी भर के शोषण किया। और तुम्हारी आगे भी यही मनसा है, लेकिन हमारी आंखें खुल चुकी हैं। अगर नहीं खुली तो हम खोलेंगे उनको, हम जाकर जगाएंगे कि ये जो अत्याचार हमारे साथ हो रहा है, तुम्हारा बच्चा अलग स्कूल में इंग्लिश पढ़ेगा और हमारा बच्चा अलग स्कूल में हिंदी पढ़ेगा। तुम अपने बच्चे को कहां से कबूतर, हमारे बच्चे को कहां से कबूतर पढ़ाओगे और अपने बच्चे को कहां से कंप्यूटर पढ़ाओगे? ये गद्दारी नहीं चलेगी। तुम हमारे बच्चे को हाथ से हल चलाओगे और अपने बच्चे को हाथ से हेलीकॉप्टर पढ़ाओगे, ये दो कदड़ी अब नहीं चलेगी। तुम्हारा बच्चा हेलीकॉप्टर पढ़ता है तो हेलीकॉप्टर में बैठने के सपने देखता है, हमारे बच्चे को हल का सपना दिखा दिया और उससे कह दिया तू किसान बन जा। लेकिन किसान भी किसका? जमीन का मालिक कोई और, तू हल चलाता रहे और बूढ़ा होकर एक दिन मर जा। ऐसे वादों के साथ, ऐसी झूठी बातों के साथ हमें अब आंखें खोलनी होंगी, हमें जागना होगा। और साथ ही साथ एक बात और यहाँ से आह्वान करती हूँ, इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर जो इस मंच का आयोजन किया है, इस मंच के आयोजन में बहुजन बेटियों का हाथ है। इन बहुजन बेटियों को जो कहा करते थे कि ये तो शोषण के लिए बनी है, तो कीड़ी मकोड़ी, इनका तो कोई हक नहीं है, इनको क्या करना है, ये तो जब जवान होंगी तो हमारे हवस का शिकार बनेंगी। ऐसे लोगों के सामने मैं कह देना चाहती हूँ कि ऐसी ऐसी बेटियां अपने अपने जनपद में हजारों तैयार कर रही है। तुम्हारी नाक में न दम हो जाए तो कह देना। ऐसी ऐसी बेटियां तैयार करूंगी जिनका तुमने हमेशा कीड़ी मकोड़े समझा, उनको इतना बहादुर और बलवान बना के खड़ा करूंगी कि वो तुमसे सवाल करेंगे। अभी का सवाल नहीं, 5000 वर्षों का हिसाब करेंगे। और जब 5000 वर्षों का हिसाब होगा तो तुम पैर से लेकर सर तक हमारे कर्ज में डूबे निकलोगे, तुम हिसाब में कहीं पूरा नहीं कर पाओगे। न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जाए।